ये क्वेश्चन आया था अपने पिछले साल के ही एग्जाम में, ठीक है, 2020 में, जून 2020 का जो एग्जाम हुआ था। तो होप ये सबको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आए। तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है? थोड़ा सा आप अपने जो रेजोल्यूशन है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर नजर आए क्वेश्चन। चलिए ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट। यानी कि वो स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन से रिलेटेड उसने कुछ स्टेटमेंट बनाए हैं और उसका वो पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट होगा। अभी उसने इनकरेक्ट करेक्ट नहीं बोला, तो हमें पहले देखना होता है कि उसने करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। सीएसआर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतना ही वो डिटेल देगा। आप लोग ये याद रखिए सीएसआईआर में कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि उसने डिटेल बहुत ज्यादा दे दी। अब आपको डिटेल्स को बस पकड़ना है, उनको कलेक्ट करना है। और जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना ही वो टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे डिटेल बहुत कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो इसने जो स्टेटमेंट बनाए हैं उसमें इसने करेक्ट पूछा है, यानी कि हमको जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट निकालने हैं और हमें अपने माइंड में याद रखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है जो कॉमन है, जो सभी में दिया हो। तो जब ऐसा कुछ हो तो उस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्टेटमेंट सब में दिया है, हम उसको टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हम देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है वो सभी में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका मतलब जो है वो करेक्ट ऑलरेडी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के अलावा आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आप सीएसआर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सी ऑप्शन छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं ए बी डी ई में। अब आप याद रखिए स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन से आपने कौन कौन से टर्म यूज आपने सुने थे। तो जैसा पहला टर्म है ऑटोनोमस, ठीक है, कंडीशनल, लेबाइल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, न्यूट्रल, नॉन न्यूट्रल, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आपने सुनी थी। ऑटोनोमस में अगर बात करें तो मोज़ेक डेवलपमेंट, कंडीशनल की बात करें तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट। कुछ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी थी, ये आपको याद होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, क्योंकि सी तो सही है तो उसको हम छोड़ देते हैं। ए स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल may not appear different from its nearest or most distant neighbor in the embryo and show no visible sign of differentiation, but its development fate is restricted। मैंने पहली क्लास में बताया था कमिटमेंट की जो डेफिनेशन, कि कोई भी सेल है वो चाहे जहां पे भी मौजूद होती है, वो अपने चाहे नियरेस्ट हो या बहुत दूर की सेल हो, सभी एक जैसी लगती हैं। ठीक है। उनमें कोई भी डिफरेंट जो मार्फोलॉजी है वो समझ में नहीं आती है, कोई विजुअल साइन नहीं होता डिफरेंशिएशन का, सब एक जैसी होती है। लेकिन फिर भी उनका जो डेवलपमेंटल फेट है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। चाहे वो एंडोडर्म हो चाहे मीजोडर्म हो, सारे ब्लास्टोमियर एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो फेट है, किसको डेवलपमेंट में एंडोडर्म बनानी है, किसको मीजोडर्म बनानी है, किसको एक्टोडर्म बनानी है, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। पॉइंट समझ में आया? अब आप देखिए बी को, एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज नॉट लेबाइल। जबकि हमने बताया कि स्पेसिफिकेशन के टाइम पे जो कमिटमेंट है वो लेबाइल होता है, जबकि यहां पे इन्होंने बोल दिया नॉट लेबाइल। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया।
अगर वो लेबाइल हो गया तो फिर वो स्पेसिफाइड थोड़ी ना, वो तो डिटरमाइंड हो गई। ठीक है, तो बी तो हमारा गलत हो गया, तो बी वाले सारे ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, बचे हमारे सी और यानी कि थर्ड और फोर्थ। अब देखिए डी ऑप्शन को वेद ने ऑप्शन दे दिया है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं हम लोग बिल्कुल सही है गलत। तो साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट मेंटेन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इन द सिस्टम which enables specification of these nuclei by opposing morphogen gradient namely by coid and caudal in Drosophila। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि सिंचम मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने इतना बताया कि जो मॉर्फोजन ग्रेडियंट है वो आपके ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में आते हैं, और उसका एक एग्जांपल है बाइकॉइड। तो यानी कि जो हमारा डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे मॉर्फोजन ग्रेडियंट, वहां पे बाइकॉइड के बारे में देखेंगे, उनका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट के थ्रू होता है। साइटोस्केलेटल्स उनको क्या करते हैं, एक जगह से खींच के दूसरी जगह ले जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। लास्ट ऑप्शन देखिए, कैपेसिटी फॉर मोज़ेक डेवलपमेंट अलाउ सेल टू एक्वायर डिफरेंट फंक्शन एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल। देखिए यहां पे उसने क्या कर दिया, घुमा दिया। मोज़ेक डेवलपमेंट हमें नजर आता है ऑटोनोमस में, और ऑटोनोमस में जो नेबरिंग सेल्स हैं वो नहीं होती, वहां पे सिंगल सेल को पता है कि उसे क्या डेवलप होना है। तो ई स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब आपके सामने यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका था, और अगर आपको मोज़ेक डेवलपमेंट पता है तो आप देख लीजिए ई स्टेटमेंट किसमें दिया है, उसे आप रिलीज कर दीजिए। तो ई स्टेटमेंट हमारा थर्ड में था, और हमें पता है कि बी ऑलरेडी गलत हो चुका है, तो बी वाले तो ऑलरेडी गलत हो गए थे, और ई स्टेटमेंट से हमारा पहले ही थर्ड ऑप्शन निकल गया। तो डी स्टेटमेंट अगर आपको पता भी ना हो फिर भी आप निकाल सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही है। ये पॉइंट समझ में आया। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ आंसर निकालना, ये भी नहीं है कि आपको चीज पता हो, आपको ये भी पता हो कि एक दो ऑप्शन से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां से दो ऑप्शन को आपने गलत निकाल के आपने क्या किया, ऑप्शन फोर्थ को आपने एकदम सही मान लिया। तो सी तो हमारा सब में दिया था, सी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। फिर भी अगर हम देखें तो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, अ सेल और टिश्यू इज डिटरमाइंड when it is capable of differentiating autonomously even when placed into another region of embryo or cluster of differentially specified cell in petri dish। इन्होंने एज इट इज डिफिनेशन रख दिया। ठीक है, उसको हम किसी भी कंडीशन में रखें, किसी भी रीजन में रखें, वो क्या है, अगर डिटरमाइंड है तो वो अपने हिसाब से ही वो क्या होगी, डेवलप होगी। तो सभी का बिल्कुल सही ऑप्शन दिया, आंसर दिया वेद, वर्षा, रंजना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, निडेरियंस। क्लीवेज में हमने आपको पढ़ाया था, जब टाइप ऑफ एग में पढ़ा रहा था, तो निडेरियंस का एग्जांपल दिया था हाइड्रा, और वहां पे मैंने बताया था कि दो सेल लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। ठीक है, इनके बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोग्लाया या मीजोग्लाया, और जिसमें भी ऐसा हमें नजर आता है उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक्स। तो जाहिर सी बात है डिप्लोब्लास्टिक हमारा एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद मेड्यूसा एज वन ऑफ द बेसिक बॉडी फॉर्म। पॉइंट समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर 2। समीमा जी बिल्कुल सही आपने बोला है। एमएस शाह जी फोर्थ ऑप्शन विजिबल नहीं है। आप कौन से क्वेश्चन का बता रहे हैं, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले क्वेश्चन का? चलिए गौरिया जी बिल्कुल सही आपने बताया, वेद बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर 2 डिप्लोब्लास्टिक। देखिए आपको सेकंड्स लगे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में।
और यहां से पता चलता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट, सेंट्रोलिस्थल एक्स शो। तो जब मैंने आपको टाइप ऑफ क्लीवेज पढ़ाया था, सेंट्रोलिस्थल एक्स, सेंट्रोलिस्थल एक्स जो होते हैं हमारे, जिसमें योक जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेंटर पे, और इसमें हमको सुपरफिशियल क्लीवेज नजर आता है। ठीक है, तो सेंट्रोलिस्थल एक्स शो सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, शमीमा जी बिल्कुल सही आपने बताया, वेद बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। सभी लोग काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है जो अभी तक हमने क्लासेस ली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। When 8-cell embryo of tunicate is separated into 4 blastomere pairs and allowed to grow independently in culture medium, ठीक है, then each blastomere pair can form most of the cell type. However, cells for nervous system are not developed. ठीक है, the following statements are formed from the above observation. तो ऑप्शन है ए, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, द अदर टिश्यू टाइप आर फॉर्म ड्यू टू कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, all the tissue type except nerve tissue that develop demonstrated autonomous specification, and nervous system development demonstrated conditional specification. The correct combination of statement that explain the above result. ये आप लोग मुझे बताइए, आपको मैं समय देता हूं 2 मिनट का। एमएस साहब आप अपने रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इंक्रीज करिए प्लीज। आप अपने मोबाइल का या जो भी यूज कर रहे हैं डिवाइस, उसका आप रेजोल्यूशन इंक्रीज कर दीजिए एटलीस्ट 480 या 720 पे, तो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन कट है तो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं। मैं ऑप्शन लिख देता हूं साइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन नंबर सी एंड डी, एंड फोर्थ ए एंड डी। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप मुझे आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, अब तो ऑप्शन दिख रहे होंगे आप लोग को 1 2 3 4। तो नर्वस सिस्टम जो है, चलिए काफी लोग ने आंसर दे दिया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पायल सी एंड डी, एम एस शाह जी सी एंड डी, वेद प्रकाश 1 एंड बी, समीमा जी थर्ड, वेद प्रकाश ए एंड बी, हाँ रंजना जी थर्ड। चलिए ठीक है, हम लोग सॉल्व करें। हाँ हाँ पायल ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लिया आपका मैंने। और भी जो लोग हैं वो भी आंसर दे रहे तो ज़्यादा बेटर है, मैं इसको फिर सॉल्व कर दूं। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऑप्शन 1 एंड प्रज्ञा कटियार ऑप्शन 1। चलो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले समझो क्या कह रहा है। पहले तो जो जो चीजें दी हैं वो देखो। तो फर्स्ट बोला है उसने कि 4 सेल स्टेज लिया उसने, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 सेल स्टेज है।
ठीक है। इस 4 सेल स्टेज को उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली कर दिया, सबको अलग अलग ग्रो करने दिया। सपोज ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, डी, ठीक है। इसमें से हम कोई एक सेल मान ले जो नर्वस सिस्टम को डेवलप कर रही है। सपोज हम मान लेते हैं सी जो है हमारी सेल, ये नर्वस सिस्टम को डेवलप करती है, ठीक है। अब यहां पे गौर करिए, इसने बोला कि जब हमने सेल को अलग अलग कर दिया, ठीक है, जब हमने सेल को क्या किया, अलग अलग कर दिया, तो हमें सभी सेल्स की ग्रोथ नजर आई, यानी कि उनका जो डेवलपमेंटल पाथवे है वो हमको नजर आया, एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम के। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जब वो सेल साथ साथ में थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रो कर रहे होंगे, लेकिन जब उनको अलग कर दिया, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल्स हैं, ठीक है, जब वो साथ साथ में थे कि जब वो साथ साथ में थे तब वो डेवलपमेंट हो रहा था या नहीं। उन्होंने क्या किया, हाफ नॉलेज आपको दी है। उन्होंने बोला कि उन्होंने डायरेक्ट सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद डेवलपमेंट देखा। तो डेवलपमेंट जब देखा तो उसमें से एक का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाकी सबका डेवलपमेंट हुआ। तो आपको याद होगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की, वहां पे सेल को डेवलप होने के लिए नेबरिंग सेल की जरूरत पड़ती है। तो नेबरिंग सेल अगर नहीं होगी तो वो सेल अपने रिस्पेक्टिव फेट को नहीं पहुंच पाएगी, अपने रिस्पेक्टिव फेट को वो अचीव नहीं कर पाएगी। उसे अपने रिस्पेक्टिव फेट को अचीव करने के लिए नेबरिंग सेल्स की जरूरत है, यानी कि उन्हें एक क्लबिंग की जरूरत है, वो इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन जब उन्हें अलग कर दिया तो वो क्या हो गए, डेवलपमेंट में नहीं जा पाए। लेकिन ऑटोनोमस में अगर हम देखते हैं, उनको हम अलग कर दें, जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा जो ऑटोनोमस का था, जब हमने चारों को अलग अलग कर दिया, चारों अपने अपने फेट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर रहे थे। पॉइंट 1 में आया ये चीज। तो यहां से पता चल रहा है कि जब अलग अलग हो गए तो जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप नहीं कर पाया, जबकि जो अदर सेल्स हैं, चाहे वो ए सेल हो, बी सेल हो या डी सेल हो, ये सभी डेवलपमेंट में चले गए। यानी कि सी सेल को डेवलपमेंट में जाने के लिए नेबरिंग सेल की जरूरत पड़ रही है। यहां पे बोला उसने, हाउएवर सेल्स फॉर नर्वस सिस्टम आर नॉट डेवलप्ड। जब क्या कर दिया, उनको इंडिपेंडेंटली क्या कर दिया, अलग कर दिया, अलाउ टू ग्रो, ठीक है। अब यहां पे देखो आपका स्टेटमेंट कैसे गलत हुआ है वो मैं बता रहा हूं। आपने यहां पे समझा ऑल द टिश्यू टाइप एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू दैट डेवलप्ड डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यहां पे बोल रहा है एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू, मतलब नर्वस टिश्यू को छोड़कर बाकी के जो टिश्यूज हैं दैट डेवलप्ड डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, मतलब उसने एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू को अलग रखा है और दैट डेवलप्ड की बात वो बोल रहा है कि जो अदर टिश्यूज हैं उनके बारे में बोल रहा है, वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को शो कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे अदर टिश्यू क्या है, वो ऑटोनोमस है, जबकि नर्वस टिश्यू कैसा होगा, कंडीशनल। तो ऑप्शन 1 देखो, नर्वस टिश्यू डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस, अगर ऑटोनोमस होता तो वो इंडिविजुअली ग्रो कर जाता। द अदर टिश्यू टाइप आर फॉर्म ड्यू टू कंडीशनल, अगर अदर टिश्यू अगर कंडीशनल होते फिर अदर जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सेपरेट करने के बाद वो डेवलपमेंट में जा रहे हैं। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए गलत, स्टेटमेंट बी गलत, तो हमारा पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे बी है तो वो पहले से गलत हो गया, ए गलत हो गया, और फोर्थ ऑप्शन में ए है वो भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो यानी कि जो ऑल द टिश्यू है ये ऑटोनोमस दिखा रहे हैं एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड कंडीशनल, और कंडीशनल है क्योंकि जब उन्हें अलग कर दिया गया वो डेवलपमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन हमारा 3। तो जितने लोगों ने ऑप्शन 3 दिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
और जिनका ऑप्शन 1 है वो बस थोड़ा सा ध्यान दें। आप जब भी स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन आए तो आप उसको एक बार डायग्रामेटिक बनाने की जरूर कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेल स्टेज बनाया और उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो अलग करने के बाद हमने रिजल्ट देखा। पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Cell to cell communication is important in development of an organism. The ability of cell to respond to a specific inductive signal is called. इसका आंसर आप लोग दीजिए मुझे जल्दी से। पहला ऑप्शन है रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, दूसरा है कॉम्पिटेंस, थर्ड है जेक्स्ट्रोक्राइन एंड द फोर्थ वन इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन। समीमा जी 2, पायल का ऑप्शन है बी, रंजना माथुर बी, रामचंद्रन सूतर जी का कॉम्पिटेंस। और आप लोग ऑप्शन दीजिए। आप देखिए क्या दिया है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करिए। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतना बता दिया। आगे बोला द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल। तो जाहिर सी बात है एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड, वो मैंने बोला था वो तब आती है जब कॉम्पिटेंस एबिलिटी होती है। जब कॉम्पिटेंस होंगे तभी तो वो एबल हो पाएगी। तो जितने लोग ने ऑप्शन 2 बोला है वो सभी लोग का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैंने क्लीवेज पढ़ाया और उसमें मैंने एग्जाम्पल भी बताए। अब आपको उस एग्जाम्पल को उनके क्लीवेज पैटर्न से मैच करना है। तो स्पीसीज फ्लैटवर्म, फ्रॉग, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। दूसरी तरफ दिया क्लीवेज पैटर्न मीरोब्लास्टिक, डिस्क्वाइडल, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक, डिस्प्लेस्ड और होलोब्लास्टिक स्पाइरल। मैं आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 साइड में लिख देता हूं, ठीक है। A2, B4, C3 एंड D1। चलिए ऑप्शन दीजिए फटाफट इसका आंसर। फ्लैटवर्म, फ्रॉग, बर्ड एंड इंसेक्ट। समीमा जी का आंसर आया है 1, ऑप्शन ए। एमएस शाह जी का ऑप्शन आया है 3rd, रंजना जी का आया है 1st। बहुत इजी है, मैंने क्लीवेज पढ़ाया था। अगर आपने सिर्फ वो फ्लो चार्ट ही याद रखा होगा तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। वर्षा, वेद, रामचंद्र जी, सभी जी का ऑप्शन आ रहा है 1st, पायल 1st। चलो तो जितने लोग ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1st उनको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन 1st की ज़्यादा है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट क्योंकि हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इंसेक्ट में सिर्फ एक ही टाइप का क्लीवेज है, बहुत ही क्लासिकल जो है हमारा सुपरफिशियल, और इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। ठीक है, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है सेल्स का। तो हमारा डी का 2 हो गया, और 2 हमारे किस में दिए, पहले और दूसरे ऑप्शन में। तो 3rd ऑप्शन तो यहां से गलत हो गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये सभी को। अब आगे देखते हैं हमारा जो फ्लैट वर्म है वो कौन सा है। तो फ्लैट वर्म का मैंने देखा था, हम लोगों ने बताया था स्पाइरल। ठीक है, यानी कि ए का 4th। अब बात करते हैं फ्रॉग की। तो फ्रॉग में कैसा होता है, रेडियल होता है। और बर्ड की बात करें तो डिस्क्वाइडल। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो कौन सा है, 1st। ठीक है,
इसमें किसी को कोई डाउट? सभी लोग के ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, सभी लोग ने एकदम सही आंसर दिया है। तो जो लोग ने पहली क्लास नहीं की है वो याद रखें कि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में मैंने टाइप ऑफ क्लीवेज मैंने पढ़ाया है, और वहां पे मैंने बताया है कि जो क्लीवेज है, ठीक है, वो किस टाइप का होता है। तो वो चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वेद प्लेटफॉर्म से ही क्वेश्चन निकल गया। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन पता होगा तो एक बार में ही क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन प्रोटीन और mRNA that are regionally localized between the unfertilized egg and develop and regulate development are called। इसको बताइए। कुछ प्रोटीन है जो अनफर्टिलाइज एग में, यानी कि जो जाइगोटिक है, अभी अनफर्टिलाइज है हम कह सकते हैं, यानी मैटरनल है, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जाइगोट नहीं बना है, सिर्फ वो साइट है और उसमें ये एक्सप्रेस हो रहे हैं। रीजनली लोकलाइज्ड हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो कलेक्ट है। बहुत बढ़िया, सभी लोग के आंसर तो बिल्कुल सही है एकदम। आप लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी नहीं है। आपने पढ़ा है, आपने समझा है, जो भी हम लोग ने पढ़ा इतनी क्लासेस में, मैंने जो पढ़ा है आप लोग ने समझा, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहे हैं। पॉइंट समझ में आया ना? ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। अनफर्टिलाइज एक होता है, जैसे मैंने बोला, मैटरनल जीन्स, ठीक है, और मैटरनल जीन से बनते हैं मैटरनल प्रोटीन, और यही मैटरनल प्रोटीन है हमारे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये लोकलाइज हो जाते हैं किसी एक जगह पे, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इनका डिवीजन हो जाएगा, ये दूसरे सेल्स में चले जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो